जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करेंगे जो इस साल जो 2024 में क्लास 10th का आईसीएसई ने जो पेपर कंडक्ट किया है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि साइंस पेपर फर्स्ट या फिजिक्स, वो किस तरीके से आया है और एक एक क्वेश्चन का हम बहुत बढ़िया से एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आप करें और क्या हो सकता है। आप लिखें तो मैक्सिमम नंबर लिखे होंगे तो मैक्सिमम नंबर आपको मिलेगा। देखो, फिजिक्स साइंस पेपर फर्स्ट, ये साइंस में जो फिजिक्स होता है वो पेपर फर्स्ट रहता है और पेपर सेकंड केमिस्ट्री होती है और जो पेपर थर्ड होता है वो बायोलॉजी होती है। और आपको एक चीज और बता दें कि आपका जो ये पेपर होता है वो फिजिक्स 80 नंबर का होता है, केमिस्ट्री 80 नंबर का होता है और फिर बायो 80 नंबर का होता है और 20 नंबर आपको इन सब में इंटरनल होता है। आप इसको और इसको ऐड करें तो ये 100 नंबर का हो जाएगा, इसको दोनों को ऐड करें तो ये 100 का हो जाएगा और इसको दोनों को ऐड करें तो ये 100 का हो जाएगा। और इस तरीके से जो आपका साइंस है ओवरऑल ये 300 में होता है। फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं और इसका एवरेज कैलकुलेट कर लेते हैं और ये 100% में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि अगर आपने जरा सा भी इसमें मतलब कुछ गड़बड़ी किया है तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे 80 नंबर का आया और 5 क्वेश्चन आपके या 6 क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर आप इस वाले में सही कर लीजिए, उसको करेक्ट कर लीजिए कि आप कोशिश करिए कि 100% मेरा इसमें सही रहे, इसमें 100% सही रहे, तो आपके परसेंटेज पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि दो आपके पास ऐसे सब्जेक्ट हैं, अगर एक में खराब हो भी गया तो कि दो आपके पास ऐसे हैं जिसमें आप कवर कर लें। आप देख रहे हैं कि 100% के नंबर में 100 नंबर के 3 पेपर हो रहे हैं, तो अगर आप 2-3 नंबर का गलत कर दिए, 3 नंबर का मान लो गलत कर दिए, यानी कि 3.33 इतने की गलती कर दिए आप। कितने की गलती कर दिए? 3.33% की। इतने की आप गलती कर दिए ना तो 1% आपके रिजल्ट पर असर पड़ेगा, 1%। इस तरीके से तो इतना ज्यादा गलती भी ना करिए। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलती करते रहिए, बस मैं बता रहा हूं, जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि बहुत पैनिक होने की भी जरूरत नहीं है कि अगर मैं सॉल्व करा रहा हूं आपका कुछ गलत आ गया तो आप सोचे कि मेरा तो रिजल्ट खराब हो जाएगा और फिर डिप्रेशन में आ जाए और आगे का एग्जाम आप और खराब कर लें। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप जस्ट बस मैच कराते रहिए कि कैसे आपका कितना सही या गलत है। आईसीएसई में क्या होता है कि पहले आपको पेपर मिल जाता है और पेपर पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलते हैं। आप अच्छे से पेपर पढ़ लें और फिर 15 मिनट बाद आपको कॉपी दी जाती है। और ये साइंस का जो पेपर होता है ये 2 घंटे का पेपर होता है बेटे। इसमें इंस्ट्रक्शन होता है कि 2 घंटे अलाउ होते हैं और इंस्ट्रक्शन होता है कि आप पेपर अच्छे से पढ़ लें और हर एक पेज को, हर एक कह सकते हैं कि प्रिंट को प्रॉपर मैच करा लें कि वो प्रिंट है कि नहीं है। ये पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया होता है। और उसके बाद ये पेपर पूरा 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। एक सेक्शन ए होता है, एक सेक्शन बी होता है। सेक्शन ए जो होता है उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल कंपलसरी होते हैं और कोई और नहीं दिया हुआ होता है। वो क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं और सारे क्वेश्चन आपको करने ही होते हैं। और जो इसका पार्ट बी होता है यानी कि सेक्शन बी जो होता है उस सेक्शन में आपको कोई 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हुए होते हैं, जितने भी क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो आपको एक चीज और बता दें कि सेक्शन ए में जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो कोई और नहीं दिया रहता और सारे अटेम्प्ट करने होते हैं और ये 40 मार्क का होता है सेक्शन ए। सेक्शन बी जिसमें आपको 4 कोई करने होते हैं और वो भी 40 नंबर के होते हैं। टोटल सेक्शन ए का 40 नंबर, सेक्शन बी का 40 नंबर, मिलाकर 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर यहां होता है और 20 नंबर इंटरनल के होते हैं बेटे। और हर एक क्वेश्चन का जो मैक्सिमम मार्क है उस क्वेश्चन के सामने ही एक बड़े ब्रैकेट में दिया हुआ होता है कितने नंबर का है। तो जैसे सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए है और इस सेक्शन ए में इसमें ऐसे 40 मार्क का है ये। और यहां लिखा रहेगा अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए। और क्वेश्चन ए है मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन का है। कोई एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना है। तो उसमें जो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या आया था
व्हेन अ बेल फिक्स्ड ऑन द साइकिल रिंग, कह रहा है कि एक साइकिल में एक रिंग फिक्स कर दी गई, रिंग लगा दी गई और वो रिंग बजाया जा रहा है, जो कुछ भी किया जा रहा है, देन द एनर्जी कन्वर्जन दैट टेक्स प्लेस इज, तो उस जो साइकिल में लगी हुई रिंग है वो किस तरीके की एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, ये आपसे पूछा गया है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर। और हर एक क्वेश्चन, अगर ये याद रखो बेटे, क्वेश्चन एक ए जो है ना, क्वेश्चन फर्स्ट, इसमें 15 आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो ये मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का है और 15 है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो 15 नंबर का बनेगा और हर एक ऑप्शनल क्वेश्चन जो आपको बन रहा है वो 1 नंबर का बनेगा। वो सब कितने का बनेगा? 1 नंबर का बनेगा। तो यही क्वेश्चन है कि एक साइकिल में एक रिंग बेल लगा दी गई, ये रिंग, एक बेल लगा दी गई साइकिल रिंग में, यानी कि साइकिल रिंग का मतलब होता है 2 पहिए वाली साइकिल, बस आप इतना याद रखो कि उसमें एक बेल लगा दिया गया, तो एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो किस तरीके से होगा। तो ऑप्शन पढ़ लें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, कह रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, मतलब साइकिल के ऊपर उसके हैंडल में जो रिंग लगा, बेल लगाया ना गया ना, वो इतनी हाइट पर है, h हाइट पर है, तो कह रहा है कि इसी वजह से उसकी हाइट की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। तो कह रहा है कि इसी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो क्या भाई जमीन पर रख दें तो साइकिल में हैंडल में लगी हुई बेल नहीं बजेगी क्या? वो तब भी बजेगी। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टू साउंड एनर्जी ये नहीं है भाई। अगर आप जमीन पर रख दें साइकिल में लगी हुई घंटी को तो क्या नीचे नहीं बजेगी? वो तब भी बजती है। यहां पर एक चीज और बता दूं आपको कि ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, इसी की जगह पर अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाती ना तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, क्योंकि उस स्प्रिंग, उस बेल के अंदर, जो साइकिल के अंदर जो बेल होता है ना, उस बेल में एक स्प्रिंग लगी हुई होती है। हम क्या करते हैं, अपने थंब को या किसी भी फिंगर से आप उस पर ताकत लगाते हैं, उस पर जिस पर हम अंगूठे से प्रेस करते हैं उस पर एक काइनेटिक एनर्जी देते हैं, या कह सकते हैं मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक के फॉर्म में ही देते हैं और स्प्रिंग को मूव करा देते हैं, स्प्रिंग इलास्टिक हो जाती है और स्प्रिंग के अंदर क्या आ गई, अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जैसे हम रिलीज करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स हटा देते हैं, तो वही स्प्रिंग की इलास्टिक एनर्जी की वजह से क्या होता है, स्प्रिंग बहुत तेजी से कंप्रेस होता है और उस स्प्रिंग से जुड़ा हुआ हैमर उसके गोंग पर पड़ता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बेल में आवाज करने लगता है, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल कर रहे हैं, उस साइकिल में लगी हुई घंटी में आवाज करने लगता है। तो हम ऐसा भी कह सकते थे कि अगर यहाँ पर वो ये इलास्टिक लिखा हुआ होता तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता साउंड एनर्जी में, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अब इलास्टिक वाला दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी लगा रहे हैं, अंगूठे से उसको दबा रहे हैं, जो बेल होता है जिसको हम चलाते हैं साइकिल तो टिन टिन करते हैं, तो अंगूठे से दबा रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी हम लगा रहे हैं उस पर, उसको मूव करा रहे हैं और तब अंदर साउंड एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ना होने पर काइनेटिक एनर्जी और टू साउंड एनर्जी हो सकता है। और देखो नेक्स्ट ऑप्शन भी वही दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी टू साउंड एनर्जी, तो ये मेरा ऑप्शन सही हो गया। साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे भाई आप बेल उसके अंदर घंटी जब आप लगाए हो अपने साइकिल में, तो पहले साउंड एनर्जी तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब घंटी बजाने से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप चलाते हो उस पर जब तक दबाते नहीं हो तब तक वो बजता नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल आपका एक जनरल अवेयरनेस है कि आप ऐसे ही समझ जाएंगे ये वाला गलत है। साउंड एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, नहीं ऐसा तो भी नहीं है। हाँ, हम ऐसा कह सकते थे कि मैकेनिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। बेल बजाते हो तो आप मैकेनिकल एनर्जी तो लगाते हो, आप मैकेनिकल एनर्जी तो लगाते हो। तो पहले ऐसा हो सकता था कि मैकेनिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी हो सकता था, लेकिन ये तो कह रहा है साउंड मैकेनिकल में कन्वर्ट हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट कर दीजिए। तो आप एलिमिनेशन मेथड आप लगाते ना, तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट जाते, क्योंकि ये दोनों तो आप बहुत अच्छे जानते हैं कि साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं होती है भैया, उस केस में जिस पर्टिकुलर केस की ये बात कर रहा है। और दूसरे को भी एलिमिनेट कर सकते थे कि साउंड एनर्जी मैकेनिकल में नहीं कन्वर्ट होती है, बल्कि मैकेनिकल लगाते हैं तो जाके साउंड के लिए होता है। तो ये दोनों पहले एलिमिनेट हो जाते, बचे ये दोनों इस क्वेश्चन के लिए। तो इसमें आप ऐसे समझ जाते कि घंटी को ऊपर या नीचे करने से नहीं हो रहा है काम, बल्कि उसमें लगा हुआ स्प्रिंग है,
उस स्प्रिंग को खींचना पड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ रही है, मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ रही है, तो भी ये वाला एलिमिनेट हो जाता। अगर ये कर ना पाते तो भी इसको एलिमिनेट कर देते। तो बचा हुआ ये ऑप्शन है, जो अब यही ऑप्शन है, यही करेक्ट हो जाता हमारा। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, अ डोर लॉक इज ओपनड बाय द टर्निंग द लीवर। कह रहा है एक दरवाजा है, एक कमरा है, कमरे में जो दरवाजा लगा हुआ है उस दरवाजे को खोलने के लिए कह रहा है कि टर्निंग पॉइंट से जो लीवर लगा हुआ है, लीवर या हैंडल कह सकते हैं, वो ऑफ द लेंथ, उसका लेंथ कितना है 0.2 मीटर है। जैसे ये दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये टर्निंग पॉइंट है, इसी पर लगे हिंग्स यहीं लगे हुए होते हैं, तो यहीं से यहां पर एक हैंडल लगा हुआ है। कह रहा है इस हैंडल का यहां से जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 0.2 मीटर है, ये जहां पर ये हैंडल लगा हुआ है। इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स, कह रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स जो है ना, मोमेंट ऑफ फोर्स कह रहा है ये कितना है 1 न्यूटन मीटर है। तो बताइए कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन द डोर, मिनिमम फोर्स बताइए उस डोर को ओपन करने के लिए। तो भैया आपको कौन रोका है इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करो, ये तो आपका रेडीमेड क्वेश्चन है, सीधा फार्मूले पर है। मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू कितना होता है बताइए, फार्मूला बताइए खटाखट, कितना होगा फार्मूला। तो इसका फार्मूला होगा मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होगा बताइए, अरे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस कहां से कहां तक, टर्निंग ऑफ पॉइंट से हैंडल तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इनटू क्या होगा जी, क्या होगा, फोर्स होगा। और आईसीसी कहता है कि कोई भी क्वेश्चन करने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप फार्मूला पहले लिख दें, और उसकी जनरल मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। उसकी जनरल मीनिंग अगर आप जैसे यहां मैं लिख देता टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, ये लिख देता मैं, तो अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको ये पता होना चाहिए था कि टाउ यहां पर क्या है, एफ क्या है और एक्स क्या है। उस क्वेश्चन के में जो फार्मूला यूज हो रहा है उस फार्मूले की जनरल मीनिंग भी आपको पता होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ फोर्स आपने अभी कहा कि वो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन मीटर रख दिया। डिस्टेंस कह रहा है 0.2 मीटर रख दिया, और फोर्स ही तो पूछ रहा है ये, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/0.2, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10/2, और यहां पर आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा 5 न्यूटन। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अ फोर्स F मूव्स अ लोड फ्रॉम A to C। कह रहा है कि ये लोड है, ये एक बॉडी है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये राइट एंगल है और 37 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है, और ये जो बॉडी रखा हुआ है ये पॉइंट पर, इस पर F फोर्स लगाकर AC के अलोंग, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग 5 मीटर इसको ले जाया जा रहा है, और ये BC जो है वो 3 मीटर है और AB जो है वो 4 मीटर है। तो कह रहा है कि जो फिगर में दिखाया गया है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, कह रहा है वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए व्हिच ऑफ दीज लेंथ वुड यू यूज एज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के तौर पर कौन सा लेंथ यूज करेंगे। एकदम हलवा क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन ICSE नहीं पूछेगा, इतना इजी क्वेश्चन है, इसको देखकर आप लगा लेते। आप देखिए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं ना, तो आपके दिमाग में चलता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट चलता है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो देखो फोर्स तो मेरे पास ये है F, और डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या लगाएंगे, AC लेंगे। अब आप बताइए कि W इज इक्वल टू F, वर्क को कैलकुलेट करने के लिए AC किसके इक्वल है बेटे, तो AC इक्वल किसके है 5 के, इक्वल किसके है 5 के इक्वल है। तो आपका आंसर वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, आपका आंसर 5 होना चाहिए। अब यहां पर बड़ा कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन है इस बात को लेकर, कुछ लोग 3 यूज कर लेंगे। भैया अगर आप 3 यूज करेंगे ना तो आप एक बार गेस कीजिए कि वो क्या हो सकता है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो इस बेस पर है ना, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है उसका, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मान लो mgh1 है U1,
और यहां पर पहुंच गया तो यहां पर मान लो पोटेंशियल एनर्जी U2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mgh2 हो जाएगा। और अब आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे U2 माइनस U1 और mgh2 माइनस mgh1, और ये इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को हम W कहते हैं। तो H1 तो मेरा 0 है और H2 मेरा 3 है। अब यहां पर हम mg और 3 माइनस 0, या हम लिख सकते हैं कि 3mg। और यहां पर लोगों को क्या लगेगा ना कि हमें 3 यूज कर लेना चाहिए। बेटे इसने इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं पूछा है। जब आप W इज इक्वल टू mgh लेते हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो आप बेसिकली ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें जरूरत है गेन इन पोटेंशियल एनर्जी की या इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने की। उस कंडीशन में आप 3 लेते हैं। इसने ये नहीं कहा है कि आप इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करो। इसने आपसे पूछा है कि वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए यहां पर कौन सी लेंथ लेनी पड़ेगी, और जब वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए लेंथ इसने पूछा है तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके दिमाग में, ये बात आना चाहिए कि यहां पर ये फार्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए कि W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आना चाहिए, और फोर्स के डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो 5 मीटर होगा। और यहां पर जब ये फार्मूला आपके दिमाग में चले ना कि W इज इक्वल टू mgh ले लेना चाहिए, तो आप समझ लो कि यहाँ पर एक बॉडी ग्राउंड पर है और दूसरी बॉडी किसी पर्टिकुलर हाइट पर है, और ये फार्मूला ना गेन इन पोटेंशियल एनर्जी को देता है। इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन नहीं सही है। अगर कोई बताता भी है तो आप उससे साक्ष्य मांगिए और उसको बताइए कि ये 3 क्यों ले हम, तो बताएगा, तुरंत बताएगा। कोई भी टीचर होगा तुरंत बताएगा। इतनी बहुत कॉमन सी चीजें हैं, वो बता देगा कि हम अगर ये वाला एच लेते हैं ना बेटे, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में लेते हैं, तो इसलिए ये वाला डिस्टेंस नहीं रहेगा बल्कि ये वाला रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करेंगे, इसी वाले को लगा देंगे, और या तो फिर क्या करेंगे ना, इसकी वर्क डन को अगर यहाँ वैल्यू दिया होता ना एफ की, तो इसकी वर्क डन को कैलकुलेट ऐसे कर देते, W इज इक्वल टू mg, या कह सकते हैं एफ डी कॉस थीटा लगा देते, एफ डी कॉस थीटा लगा देते, ऐसे सॉल्व कर लेते। तो वो ऐसा भी तो नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ बोल रहा है कि वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो इस अगर एफ फोर्स लगाकर तो हम कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हम यही वाला डिस्प्लेसमेंट लेंगे। इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, अ रेडियोएक्टिव एक्टिव nucleus containing 128 nucleons emit a beta particle. After beta emission, the number of nucleons present in the nucleus will be 128, 129, 124, 127. क्वेश्चन ने यह कहा कि कोई रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है और उसके पास 128 न्यूक्लियन है। तो न्यूक्लियन क्या होते हैं? न्यूक्लियन क्या होते हैं? Those particles who are living inside the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल रहते हैं उनको हम न्यूक्लियन बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन रहता है? वो 2 चीजें रहती हैं, एक तो न्यूट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो रहते हैं उसमें न्यूक्लियस के अंदर, उनको कंबाइंड फॉर्म में हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब आपको एक चीज और बता दें कि जब किसी, हम कह सकते हैं कि एलिमेंट से रेडियोएक्टिव डीके होता है तो अल्फा बीटा पार्टिकल निकलते हैं, अल्फा बीटा और गामा निकलते हैं। तो अल्फा जब किसी से निकलता है, अल्फा मान लो एक्स से अल्फा निकल रहा है, अल्फा निकल रहा है एक अल्फा पार्टिकल, तो एटॉमिक नंबर में 2 की कमी हो जाती है और एटॉमिक वेट में 4 की कमी हो जाती है, और एक अल्फा निकलता है। क्या निकलता है? एक अल्फा निकलता है, ये अल्फा हो गया, और कुछ एनर्जी निकलती है जो गामा वामा के फॉर्म में होता है। और अगर कहीं से एक बीटा निकले, क्या निकले? एक बीटा पार्टिकल निकले, तो बेटे हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर में तो 1 बढ़ जाता है, लेकिन एटॉमिक वेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और यहां पर -1 और बीटा 0, ये एक बीटा पार्टिकल निकल कर आया है, और कुछ एनर्जी या गामा जो भी आप निकालना हो निकालिए। यहां पर एक चीज देखा आपने कि इसी को
एटॉमिक वेट कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एटॉमिक वेट कहते हैं। और एटॉमिक वेट में कौन कौन रहता है? एटॉमिक वेट ही तो होता है जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को एटॉमिक वेट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के बाहर रहता है, जो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला दो तो न्यूक्लियन बनते हैं, उसी न्यूक्लियन को एटॉमिक वेट कहते हैं। और इसके अंदर यानी कि एटॉमिक नंबर के अंदर तो इलेक्ट्रॉन आते हैं, प्रोटॉन नहीं आता है, न्यूट्रॉन नहीं आता है, इसका मतलब ये न्यूक्लियन नहीं है। और आप देख रहे हैं कि जब कहीं से बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या उसमें एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हम बेसिकली यहाँ नंबर ऑफ कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है उसकी बात थोड़ा सा ध्यान में रखकर करें, तो हम देख रहे हैं इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एटॉमिक वेट पे यानी न्यूक्लियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब एटॉमिक वेट या न्यूक्लियन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप देखें कि कोई जो एटम है X128 है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, ये एक बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा। देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा तो Y बनेगा और 128 ही रहेगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एटॉमिक नंबर में एक की कमी हो जाएगी, और यहां पर एक बीटा पार्टिकल निकल गया, एक बीटा पार्टिकल निकल गया, और प्लस यहां पर गामा। तो आप देख रहे हैं कि इस वाले रिएक्शन में एटॉमिक वेट यानी कि न्यूक्लियन पर ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। असर्शन और रीजन पर बेस्ड है। असर्शन क्या कह रहा है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और द स्कैटर्ड मोर एज कंपेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन, और रीजन क्या दे रहा है इसका कि वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन। फिर कह रहा है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। तो एक मैं आपको एक सीरीज लिख रहा हूं, सीरीज से इसका आंसर आप अपने आप दे देंगे। तो गामा ये है, हमने 7 ऐसे लिख दिया पैटर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। गामा का यहां गामा बना हुआ है, एक्सरे है, ये अल्ट्रा है, अल्ट्रा वायलेट, और ये क्या है? विजिबल है, ये विजिबल है, ये इंफ्रारेड है, ये माइक्रो और रेडियो। बेटे आप जब इधर आते हो ना, ऐसे ऐसे इधर आते हो ना ऐसे, तो इनकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है किसी मीडियम में, लेकिन अगर ये वैक्यूम में चलते हैं तो सब के सब सी स्पीड से चलते हैं, सब के सब एक कांस्टेंट स्पीड है सी, उसी से चलते हैं। लेकिन मीडियम में चलते हैं ना तो ये मीडियम में इधर वेलोसिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। और एक बात और बता दें आपको, ये वेलोसिटी बढ़ रही है, मीडियम में वेलोसिटी इनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इधर वेलोसिटी इनकी क्या हो रही है? बढ़ रही है। आप इनकी बात कर रहे हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहां पर है, और आप माइक्रोवेव की बात कर रहे हैं और माइक्रोवेव रेडिएशन यहां पर है। इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है। वेवलेंथ की बात करते हैं तो रेडियो का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेडियो का वेवलेंथ क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। ये वेवलेंथ का किसी मीडियम में क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। अच्छा, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब आप जरा जितनी पॉइंट पर यहां पर बात कर रहे हैं उसको जरा सा देख लें कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज स्कैटर्ड मोर देन। अच्छा, स्कैटरिंग का फार्मूला भी लिख दें, स्कैटरिंग भी आपको बता दें तब इसका आंसर दें। स्कैटरिंग जो होता है बेटा ना, स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ की पावर 4 होता है।
अब आप देख लें माइक्रोवेव का वेवलेंथ और अल्ट्रा वायलेट का वेवलेंथ, अल्ट्रा वायलेट को यू से लिखते हैं, ये लैम्डा यू अगर इसका देखो बेटा, इसका लैम्डा एम ज्यादा है, ये वैल्यू 1 में ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या आएगी, ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो स्कैटरिंग क्या आएगी, कम आएगी। स्कैटरिंग क्या आएगी, कम आएगी, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा है ना बेटे, ये वैल्यू ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम आएगी। ये वैल्यू कम है इसके लिए, अल्ट्रावायलेट के लिए, ये वैल्यू कम है अल्ट्रावायलेट के लिए, तो लैम्डा यू की वैल्यू ये कम है तो स्कैटरिंग इसकी क्या आएगी, इसकी स्कैटरिंग ज्यादा आ जाएगी, इसकी स्कैटरिंग ज्यादा आ जाएगी क्योंकि इसका लैम्डा कम है। देख लो आप, ये वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है, स्कैटरिंग वेवलेंथ के 1/λ4 के प्रोपोर्शनल होता है। तो अब क्या करोगे आप, ये लैम्डा इसका ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम, इसका लैम्डा कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा, तो ये ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। ये क्या होगा, ये ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द माइक्रोवेव रेडिएशन, तो माइक्रोवेव रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट ज्यादा रेडिएट होगा। आपने ये स्कैटरिंग का फार्मूला देख लिया, ये सही है, ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। और क्यों ज्यादा स्कैटर्ड हो रहा है, ये कह रहा है वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज मोर, कह रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव रेडिएशन। नहीं भैया, ये तो गलत हो गया, इसका वेवलेंथ ज्यादा है ना, क्योंकि ये वेवलेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो इसका वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ कम है। जब वेवलेंथ ज्यादा होगा तो स्कैटरिंग कम होगा, वेवलेंथ कम होगा तो स्कैटरिंग ज्यादा होगा, तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी वेवलेंथ कम है, और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, और वेवलेंथ ऑफ द माइक्रोवेव की जो रेडिएशन है वो कह रहा है वो कम है वेवलेंथ माइक्रोवेव रेडिएशन का, लेकिन वो कह रहा नहीं ज्यादा है। हम लोग जानते हैं ये चीज। तो ये जो हमारा रीजन है ना, ये रीजन गलत हो गया, रीजन तो गलत हो गया, लेकिन असर्शन हमारा सही है। इस क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है उनको पढ़ो। बोथ ए एंड आर ट्रू, गलत। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सही। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, गलत। बोथ ए एंड आर फॉल्स, गलत। यही वाला ऑप्शन मेरा बी वाला सही हो गया। तो इतना इंफॉर्मेशन अगर आप जानते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, when the stem of vibrating tuning fork is pressed on a table, the tabletop start vibrating. These vibrations are definitely an example of resonance, natural vibrations, forced vibrations and damped vibrations. इसमें जो इसका ऑप्शन है वो करेक्ट क्या है, फोर्स्ड वाइब्रेशन। अब देखो कैसे करेक्ट है। रेजोनेंस क्या होता है, एक ऐसी फेनोमेना का नाम है जिसमें फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से जस्ट इक्वल होता है। मान लो ये नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है और ये फोर्स्ड वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है, जस्ट इक्वल होता है। इस कंडीशन को हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ तो गिवन नहीं है कि जो ट्यूनिंग फॉर्क है वो जब वाइब्रेट हो रहा है तो जिस फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट हो रहा है टेबल टॉप के ऊपर रखा गया तो टेबल टॉप भी उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होने लगा, तो रेजोनेंस तो नहीं होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखें कि नेचुरल वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है और उसकी पहले ऑक्सीलेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लास्ट वाले की भी फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीलेट करता है। तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं बताया गया कि नेचुरल है। लेकिन हाँ, याद रहे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराकर और किसी टेबल या कहीं पर रख देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उसके कांटेक्ट में आने पर वो भी वाइब्रेट होने लगता है, तो इसको हम फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन कहते हैं। लेकिन नेक्स्ट की अगर हम बात करें डैम्प्ड वाइब्रेशन की, तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में क्या होता है, किसी चीज को वाइब्रेट करा के रख दिया तो धीरे धीरे ऐसे होने लगता है। तो ये तो ट्यूनिंग फॉर्क के लिए तो है, लेकिन अब ट्यूनिंग फॉर्क की वजह से टेबल जो है वो वाइब्रेट कर रहा है, तो उसके लिए मतलब कुछ ऐसा नहीं यहाँ पर तालमेल बन पा रहा है इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर फोर्स्ड वाइब्रेशन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। 7th वाला जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास 3rd लीवर, कह रहा है कौन सा क्लास 3rd लीवर का है, पेयर ऑफ सीजर, व्हील बैरो, क्रोबार, ह्यूमन 4 आर्म। चेक करते हैं कौन सा 3rd क्लास का लीवर है। जो आप जानते हो पहले उस टेक्निक को पूरा यूज कर लो।
पेयर ऑफ सीजर अगर बनाओगे तो कैसे बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे कुछ ये बनेगा पेयर ऑफ सीजर। ये बहुत अच्छा तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पेयर ऑफ सीजर बने थोड़ा ढंग से। ये ऐसे पकड़ने वाला है, ये कैसे बनेगा ये? सोच लो कि कुछ ऐसे ढंग ऐसे बन गया है। थोड़ा सा समझ लो कि बन गया है मेरा। ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ है ये। यहां पर ये बन गया, और सपोज कर लेते हैं कि एक यहां पर ये कपड़ा रखा हुआ है, जिसको आप बोलते हैं, काटते हैं पेड़ ऑफ सीजर से कपड़ा ही तो काटेंगे कि जाके पेड़ काटेंगे, आदमी का गर्दन काटेंगे? ये है कपड़ा। चलिए जरा ये बताइए बेटा कि इसको आप हाथ से पकड़ेंगे तो इस वाले का इफर्ट इधर होगा, इस वाले का इफर्ट इधर होगा, और इसका इफर्ट किधर होगा? इस वाले को हाथ डालकर पकड़ेंगे तो इसका इफर्ट इधर होगा। इस वाले जो ये वाला एज है ना सीजर का, उसका इफर्ट इधर, इसका लोड इधर होगा, और इस वाले का लोड इधर होगा, ये इस वाले का लोड इधर होगा। और यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा फलक्रम। यहां पर क्या होगा? फलक्रम होगा। तो यहां पर फलक्रम होगा। अब देख लो, इफर्ट किनारे पर है, फलक्रम बीच में है, लोड बीच में है। एक आपको और ट्रिक भी बता देता हूं। ट्रिक ये है ट्रिक FLE। जब फलक्रम बीच में हो तो फर्स्ट क्लास लीवर, लोड बीच में हो तो सेकंड क्लास लीवर, इफर्ट बीच में हो तो थर्ड क्लास लीवर। तो अब आप बताइए, ये फलक्रम यहां पर बीच में आया ना, E, F और L, तो कौन सी क्लास का लीवर है ये? तो ये मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास का लीवर है। कौन सा है ये? फर्स्ट क्लास। अब लीवर से अपना लीवर वो वाला ना समझना, बायोलॉजी वाला लीवर, वो लीवर नहीं होगा। यहाँ पर एक ऐसा लीवर होगा जो एक रॉड के तरीके से, लीवर में आप पढ़े होंगे उसमें मशीन चैप्टर में कि लीवर क्या होता है। लीवर एक बार होता है, एक रॉड होता है जो किसी मशीन में अप्लाई करके या यूज करके हमारे काम को इजी कर देता है। तो पेयर ऑफ सीजर है, ये हमारा फर्स्ट क्लास का लीवर है। ये दूसरा व्हील वैरो क्या होता है? तो व्हील वैरो होता है, ऐसे एक डंडी होती है, यहाँ पर एक पहिया लगा हुआ होता है, और इसके ऊपर कुछ ऐसे लोड रखा जाता है, और आप यहीं पर इसी में क्या भरते हैं? इसी में कूड़ा कचरा भर भर के आप ढोते रहते हैं। आप ना ढोएं, भगवान करे आपको ना ढोना पड़े मतलब जो लोग ढोते हैं वो ढोते हैं। तो ये ऐसे, तो बेटे इसी में तो कूड़ा कचरा भरा जाता है, तो ये क्या हो गया? लोड हो गया। यहां पर आप उठाए हुए हैं तो इफर्ट हो गया, और यहां पर आपका क्या है? पहिया है, व्हील है, और ये आपका क्या हो गया? फलक्रम हो गया। तो आप देख रहे हैं फलक्रम है, लोड है, इफर्ट है। जब लोड बीच में होता है तो कौन से क्लास का लीवर हो जाता है? ये थर्ड क्लास लीवर हो जाता है। कौन से क्लास का हो गया बेटा? ये तो थर्ड क्लास लीवर हो गया। नहीं बेटे, सेकंड क्लास लीवर है, सॉरी फॉर दैट, सेकंड क्लास, इट इज द सेकंड क्लास लीवर। व्हील वैरो इज अ सेकंड क्लास लीवर। क्रोबार आपके घर वर में कभी कारपेंटर लगा होगा तो दरवाजा, खिड़की, विंडो जो कुछ भी लगता है, जब वो लगाता है तो एक उसके पास ऐसे इस तरीके की हथौड़ी होती है, ऐसे हथौड़ी होती है, हथौड़ी टाइप का होता है, और इसी में क्या करता है वो? इसी में आपका जो नेल ओल होता है ऐसे रहता है, नेल वगैरह ऐसे रहते हैं ऐसे, और फंसा कर क्या करता है? उनको उखाड़ देता है। जैसे कोई नेल हुआ, कुछ हुआ जो गलत जगह पर गड़ गई, या तो उसको उखाड़ना हो तो ऐसे कुछ करके उस नेल को ये क्या करता है? उखाड़ देता है। तो यहाँ पर जो होगा ये ऐसे उसको उखाड़ना है तो यहाँ पर ऐसे लगाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया लोड। क्या हो गया? ये हो गया आपका लोड। ये आपका, अरे ये ब्लू वाला कहाँ गया? ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड हो गया।
और यहाँ पर जो यहाँ पर आया है, यहाँ पर इसी के सहारे तो आप इसको खींचेंगे ना, इसी के सहारे आप इसको खींचेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, फलक्रम। और इधर आप क्या लगाएंगे, इफर्ट। क्या लगाएंगे आप इधर इफर्ट, इधर इफर्ट लगाएंगे, ये इफर्ट लगाएंगे, इधर इफर्ट लगाएंगे, ये इसी पर घूमेगा और ये उखड़ जाएगा। जैसे ऐसे ऐसे फंसाएंगे और ऐसे खींचेंगे तो ये उखड़ जाएगा। तो ये लोड हो गया, ये फलक्रम हो गया, ये इफर्ट हो गया। तो लोड, फलक्रम और इफर्ट, तो फिर से फलक्रम हमारा बीच में आ गया। तो जो हमारा ये क्रोबार होता है ये भी हमारा फिर से फर्स्ट क्लास लीवर आ गया। कौन सी क्लास का लीवर आ गया, फर्स्ट क्लास लीवर आ गया। अब जरा हम बात कर लेते हैं ह्यूमन फोर आर्म की। तो ह्यूमन फोर आर्म बना दूं तो ह्यूमन फोर आर्म थोड़ा सा, ये मेरा गिलास है, ये गिलास है, ये गिलास है और ये इसका थंब है और ये इसकी 4 फिंगर हैं। ये थोड़ा सा इसको ड्राइंग सही करनी पड़ेगी। तो ये आपका इफर्ट हो जाएगा और यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा, ये फलक्रम हो जाएगा। और लोड आपका कहां पर है, यहां पर। ये गिलास जो है ना, यही लोड है, ये गिलास जो है यही लोड है। तो गिलास आपका लोड है, ये इफर्ट है और ये फलक्रम है। ठीक है बेटा। तो इफर्ट हमारा देखो कहां पर लग रहा है, यहां पर लग रहा है, यहां पर इस वाली लाइन पर इफर्ट, लोड, इफर्ट और ये फलक्रम है बेटा, ये फलक्रम है और ये फलक्रम। तो जब इफर्ट बीच में हो तो कौन से क्लास का लीवर होता है, ये थर्ड क्लास का लीवर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो गया। और ऐसे देखो, आप कोई चीज ऐसे उठाते हो ना, ऐसे उठाते हो तो यहीं से तो घूमता है आपका ये क्या है, फलक्रम है, ये फलक्रम है। और आप जो फोर्स लगाए हैं, आप जो फोर्स लगाए हुए हैं वो फोर्स यहां पर कहीं पर ना इफर्ट लगाया हुआ है, तभी तो ये उठ रहा है, इफर्ट लगाए हुए हैं ऐसे। तो यहाँ इफर्ट कहीं आ गया, ये लोड हो, ये फलक्रम हो गया। और यहाँ पर आप गिलास उलास ऐसे रखे हुए होंगे तो ये लोड हो जाएगा। तो यही थर्ड क्लास लीवर होगा, ह्यूमन फोर आर्म जो है। ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है बेटा क्या है, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, मटेरियल, एरिया, क्रॉस सेक्शन, रेडियस। इसमें आपको जितने भी दिए गए हैं ना ऑप्शन, सब करेक्ट लग रहे होंगे। तो आप सोचे होंगे कि यहाँ पर एक ऑप्शन और होना चाहिए जिसका नाम है ऑल ऑफ एबव। तो एक ऑप्शन और होना चाहिए आपकी अकॉर्डिंग, वो क्या होना चाहिए, ऑल ऑफ एबव होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सब के सब हमको ऐसा लग रहा है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और रो इक्वल टू फार्मूला होता है RA/L होता है। अब आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस यहां पर नहीं है, चलो। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी सही हो गया। लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी सही है। रो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये भी सही है। अच्छा, एरिया को अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो πr², तो रेडियस भी आ गया। तो ऐसा लग रहा है कि सारा का सारा ऑप्शन सही है और ऑल ऑफ एबव वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए बोर्ड की कोई गलती हो गई, बोर्ड का ये क्वेश्चन गलत है। मैं तो हीरो हूं, सब इसमें सही है, लेकिन इसमें कोई ऐसा एक ऑप्शन है ही नहीं जो ऑल ऑफ एबव को रिप्रेजेंट करे। तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है इस फार्मूले को देखकर। बेटे इस फार्मूले को ऐसे मत देखो, क्योंकि हम इतना जानते हैं कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना उसको ये सब फैक्टर इफेक्ट नहीं कर पाते हैं।
एक ही फैक्टर इफेक्ट कर पाएगा, वो क्या है कि नेचर ऑफ मटेरियल। क्या इफेक्ट कर पाता है? नेचर ऑफ मटेरियल। रो किसको रिप्रेजेंट करता है? मटेरियल के नेचर को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, किसकी प्रॉपर्टी है ये? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल and it is defined the nature of material. So here it is the property of, so here we can we called it the about the material, we can called it is the specific resistance, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। एंड इट इज इफेक्टेड बाय द नेचर ऑफ मटेरियल, और ये मटेरियल के नेचर के से इफेक्टेड होता है। इसीलिए हम ऐसा कहेंगे कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, या इसको जो कुछ भी आपको करना है, तो आपको मटेरियल बदल कर ही आप इसको बदल पाएंगे। ये सब इस पर इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लेंथ के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता है, ये ऑप्शन गलत है। ये एरिया के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है और रेडियस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। यही वाला सही हो, ये सॉरी ये नहीं, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ये वाला सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। अरे आप ऐसे पढ़ते नहीं हैं कि अगर लोहे का हम टेबल बनाएं, कुर्सी बनाएं, या खिड़की लगवाएं, गेट लगवाएं, गाड़ी बनाएं, साइकिल बनाएं, कुछ भी बनाएं, तो अगर वो मटेरियल लोहा है, आयरन है, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी हम टेबल बनाए हैं, एक लोहे का, एक एल्युमिनियम का बना ले टेबल, एक कॉपर का बना ले, जिंक का बना ले, किसी चीज का बना ले, तो उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिफरेंट हो जाती है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मटेरियल। मटेरियल के चेंज होने से वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। बट एक ही मटेरियल का चाहे जो बनाइए वो कांस्टेंट होता है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मटेरियल हो जाएगा। बेटा जो 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट डिस्प्लेज द करेक्ट वायरिंग विथ करेक्ट कलर कोड। करेक्ट कलर कोड के साथ करेक्ट वायरिंग कौन सा इसमें से 4 है? ऑप्शन 1 2 3 4, कौन सा इसमें सही है? तो आप ऐसे देखें, सबसे पहले तो ये देख लें, आपको कलर कोड आना चाहिए कि कलर कोड क्या होता है। तो कलर कोड में मैं आपको वायर लिख रहा हूं, वायर, और ये ओल्ड कलर कोड है और यहाँ पर न्यू कलर कोड, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके पास कितने कलर वायर होते हैं? तो आपके पास एक लाइव होता है, एक होता है न्यूट्रल, एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है, और एक क्या होता है? एक और होता है, एक होता है अर्थ वायर होता है। क्या होता है बेटा? अर्थ वायर होता है। तो लाइव हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल हो गया, अर्थ होता है। जो ओल्ड कलर कोड है लाइव वाला बेटा, वो किससे बनता था? रेड से। इस वाले में ब्लैक होता था, ये क्या होता था? ब्लैक। और अर्थिंग वाले में क्या होता था? ग्रीन होता था। क्या होता था? ग्रीन। और इस वाले में क्या होता है? अब रेड की जगह पर ब्राउन होता है। क्या होता है बेटा? ब्राउन होता है। और इस वाले को थोड़ा सा क्या कर दिया? लाइट ब्लू कर दिया है। क्या कर दिया है? लाइट ब्लू कर दिया है। और इसे थोड़ा सा ग्रीन और येलो किया है। क्या किया है? ग्रीन किया है, या हम कह सकते हैं येलो किया है। क्या किया है? येलो किया है। तो ये कलर कोड हो गया। आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है, किस तरीके से ये होगा। तो वायर लाइव न्यूट्रल अर्थ होता है। ओल्ड कन्वेनियंट जो था वो रेड था, और न्यूट्रल का ब्लैक था, अर्थ का ग्रीन था। न्यू कन्वेनियंट जो है वो लाइव का ब्राउन हो गया, न्यूट्रल का लाइट ब्लू हो गया, और अर्थ का ग्रीन या येलो हो गया। और आपको एक चीज और बता दें कि हम जब कभी भी लाइव वायर हमारे पास होता है ना, लाइव वायर हमारे पास होता है, तो लाइव वायर को हम क्या करते हैं कि मेंस से जोड़ते हैं। और मेंस में लाइव वायर मेंस होता है, और मेंस से ही क्या होता है कि हमारा स्विच जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है? स्विच जुड़ा हुआ होता है। तो हमेशा लाइव वायर से ही स्विच जोड़ते हैं। और ये क्यों जोड़ते हैं? हाउस होल्ड सर्किट में हमने क्लास 10th में करवा रखा है। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके आप देख सकते हैं कि क्यों जोड़ते हैं। और जोड़ते भी इसलिए, साथ में आपको बता दें कि अगर मेंस की सप्लाई है और आपने मान लो कि न्यूट्रल वायर में स्विच जोड़ दिया, तो मेंस जो अप्लायंस है वो हाई पोटेंशियल पर रहेगा, उसका पोटेंशियल जीरो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो मेंस में आपने स्विच जोड़ा ही नहीं है। स्विच ऑफ होते हुए भी
आपका अप्लायंस हाई पोटेंशियल पर रहेगा और कभी बाय डिफॉल्ट किसी एक्सेस ऑफ करंट या कह सकते हैं कि किसी कटने जलने की वजह से अगर कभी भी वायर उस अप्लायंस को टच कर गया तो आपको इलेक्ट्रिकल फेटल शॉक लग सकता है। इसलिए हम स्विच को न्यूट्रल से ना जोड़कर हम लाइट से हमेशा जोड़ते हैं, क्योंकि अगर लाइट से स्विच को मैंने ऑफ कर दिया तो अप्लायंस का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। लेकिन अगर हमने न्यूट्रल से स्विच को जोड़ा है तो स्विच के ऑफ की कंडीशन में भी हमारा अप्लायंस हाई पोटेंशियल पर होता है। तो यहां पर हम देखें कि ये मेंस है और मेंस में आप देखें कि अगर ये ब्राउन वायर है तो ब्राउन वायर है तो इसका मतलब ये हमारा लाइव वायर हो गया। कौन सा वायर हो गया? ये लाइव वायर हो गया। ब्राउन है तो लाइव वायर हो गया और लाइव वायर में ही स्विच लगा हुआ है। लाइव वायर में ही स्विच लगा हुआ है। ये स्विच होता है, ये क्या होता है? स्विच होता है। यहाँ अप्लायंस गया, अगर ये ऑफ की कंडीशन में है, स्विच ऑफ की कंडीशन में है, इसका पोटेंशियल जीरो है। और फिर ये ब्लू वायर है और ब्लू वायर से साफ साफ पता चलता है कि ये न्यूट्रल वायर है। ब्लू वायर है तो क्या है? न्यूट्रल वायर है। ये कौन सा वायर है? न्यूट्रल वायर है। ये न्यूट्रल वायर है। और अगर ये न्यूट्रल वायर है, देख रहे हैं आपकी कंडीशन ये है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। और चेक भी कर लेते हैं आगे। ब्लू वायर है, सॉरी ब्राउन वायर है तो लाइव वायर हो गया। कौन सा वायर हो गया? लाइव वायर हो गया। करेक्ट। की लगा हुआ है तो ऑफ की कंडीशन में हमारा क्या है? की है। ये सही तो है, ये अप्लायंस ये गया ऐसे। येलो वायर है। येलो वायर का मतलब होता है कि ये अर्थिंग वायर है। कौन सा है? ये अर्थिंग का वायर है। ये अर्थिंग वायर है। ये तो अर्थिंग वायर है तो अर्थिंग वायर तो नहीं लगता है अप्लायंस से। अर्थिंग वायर मेंस से नहीं लगता है। अर्थिंग वायर जो होता है अप्लायंस से लगता है, ताकि एक्सेस ऑफ करंट या कभी फ्लक्चुएशन ऑफ करंट या एक्सेस ऑफ वोल्टेज होने की वजह से जो अप्लायंस में करंट है वो सीधा जमीन में चला जाए। मूवमेंट से नहीं कनेक्ट होता है। यहाँ न्यूट्रल वायर होना चाहिए। कौन सा वायर होना चाहिए? न्यूट्रल वायर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं। अप्लायंस में देखो, अप्लायंस ये आ गया, ये ब्राउन वायर है तो लाइव वायर हो गया। लाइव वायर हो गया। और ये ब्लू वायर है। ब्लू वायर का मतलब क्या हो गया आपका? कि ये आपका न्यूट्रल वायर है। ब्लू वायर का मतलब क्या हो गया? ये न्यूट्रल वायर है। अब न्यूट्रल वायर है लेकिन न्यूट्रल वायर में की नहीं लगता है। ऑफ की कंडीशन की है लेकिन न्यूट्रल में नहीं लगता है, वो तो लाइव में लगता है। किस में लगता है? लाइव में लगता है। तो फिर ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया, ये सही नहीं है। अप्लायंस है, ये ब्राउन वायर है तो इसका मतलब लाइव वायर हो गया। ब्राउन है तो लाइव वायर हो गया। और येलो वायर है, येलो वायर का मतलब हो गया कि ये वो अर्थिंग वायर है। क्या है ये बेटा? अर्थिंग वायर है। और अर्थिंग वायर मेंस से कनेक्ट नहीं होता है बल्कि वो अप्लायंस से सीधा अर्थ में कनेक्ट हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। और दूसरी वजह से ये भी गलत हो गया कि की जो है आपकी कंडीशन का है और वो हमारा किसमें? अर्थिंग में लगा हुआ है। कोई मतलब ही नहीं है। हमारा जो की होता है वो लाइव वायर में लगता है, तो इससे भी ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन नंबर ए है, 9th का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जो है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ अ सेल इज इन अ क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट इज टर्मिनल पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज मोटिव फोर्स, या कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ना कह के इसको इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स है। कितना है ये? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स और वोल्टेज ड्रॉप और नॉन ऑफ दीज। चलो देखते हैं। ये सेल है, ये एक सेल है और इस सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ये दो टर्मिनल होते हैं। मान लो ये सेल है और ये टर्मिनल होते हैं। अगर इस टर्मिनल से कोई भी करंट, अच्छा पूरा मैं यही बना देता हूं, ये है टर्मिनल, ये पूरा का पूरा टर्मिनल है। ऐसे रहेगा तो थोड़ा सा ज्यादा ठीक समझ में आएगा। समझ लो ये बैटरी है, बैटरी का ये क्या है? ये टर्मिनल है। ये टर्मिनल है, ये है बेटा टर्मिनल। और एक कोई पॉजिटिव है, एक कोई नेगेटिव है, ये टर्मिनल है। अब आपको बता दें कि अगर इस टर्मिनल से देयर आर नो करंट ड्रॉन फ्रॉम सेल, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrodes is called इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। यही होता है।
there are no current drawn from the cell, then the potential difference between the electrodes is called EMF। अगर यहाँ से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है तो, और उस कंडीशन में जो E है ना वो मैक्सिमम होगा। क्या होगा? E वो मैक्सिमम होगा। E क्या होगा? मैक्सिमम होगा। पापा कब भैरव बाबा चलेंगे? चलो अभी आ रहे हैं, बताते हैं। यहाँ पर ये E मैक्सिमम हो गया। और या एक बात और बता दें आपको कि इस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जब चार्ज इस अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर आके एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, तो इसके अंदर जब चार्ज चलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर, तो भी वो अपने नियरेस्ट जो चार्ज होते हैं या एक दूसरे से क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस के साथ कोलिजन करते हैं। एक चार्ज दूसरे से, दूसरा तीसरे से अपने अंदर एक चार्ज या कह सकते हैं एक आयन दूसरे आयन से कोलिजन करते हैं, और कोलिजन करते करते वो अपने इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं। अपने कहां पर पहुंचते हैं? इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, जहां पर उनको एक्यूमुलेट होना होता है, जमा होना होता है। तो इसके अंदर जब वो चलते हैं और जब टकराते हैं तो टकराने पर उनकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। फिर उठते हैं, फिर चलते हैं, फिर वेलोसिटी उनकी 0 हो जाती है, और बहुत मोस्ट रैंडम मोशन करते हैं। और इस तरीके से हम कह सकते हैं बहुत हाई वेलोसिटी से चले, टकरा कर 0 हुआ, फिर चले। तो इस तरीके से इनका जो मोशन होता है वो एक एक्सीलरेटेड मोशन होता है, और उस एक्सीलरेटेड मोशन में वेलोसिटी मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, इस तरीके से होते होते आपको एक बात और बता दें कि हर एक टक्कर में इनकी कुछ एनर्जी लॉस भी हो जाती है। इनकी कुछ एनर्जी क्या हो जाती है? लॉस भी हो जाती है। अब इनकी जो एनर्जी लॉस हो गई और यहां से चलना स्टार्ट किया और इस इलेक्ट्रोड पर पहुंचा है, तो इतने में हर बार इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी, और वो एनर्जी जो लॉस होगा उसके रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। या आप ऐसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन के पास या आयन के पास जो भी एनर्जी है वो इलेक्ट्रोड पर पहुंचते पहुंचते वो एनर्जी नहीं रह जाती है, बल्कि वो एनर्जी कुछ कम हो जाती है। तो यहां पर पहुंचा तो जो एनर्जी है, और जहां से चलना स्टार्ट किया था जो एनर्जी है, मान लो यहां पर पहुंचा तो एनर्जी ई डैश है, और यहां से जहां से चलना स्टार्ट किया था वो एनर्जी ई डबल डैश है। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोड पर पहुंचा है और इलेक्ट्रोड पर पहुंचने से पहले की जो एनर्जी है या जो पोटेंशियल है, उसके बीच की डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन आयंस का इलेक्ट्रोड पर पहुंचने से पहले जो पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाता है उसी को पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। और यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप समझ में आया। और अगर कोई करंट यहाँ से नहीं निकल रहा है तो इन इलेक्ट्रोडों के बीच में जो ईएमएफ है उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर यहां से करंट निकल रहा है तो क्या होगा? यहां से अगर करंट निकल रहा है और किसी अप्लायंस में गया, और मान लो यहां पर एक बल्ब लगा के ऐसे हम इसको जला रहे हैं, कुछ भी, अगर यहां से करंट निकल रहा है, अब क्या होगा कि अब पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको अब बेटा? टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। बिकॉज ऑफ हेयर करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो अब यहां से सेल से करंट ड्रॉन हो रहा है, निकल रहा है। अब यहां पर जो पोटेंशियल होगा उस पोटेंशियल को हम टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको बेटा? टर्मिनल पोटेंशियल बोलेंगे। बट एक प्रॉब्लम है यहां पर। प्रॉब्लम यह है कि इसमें कुछ ऐसे सर्वे से हमको पता चला कुछ ऐसे लोग भी हैं कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बता रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता रहे हैं। तो बेटे इसको आप लोग भी गूगल करिएगा, आप लोग भी सर्च करिएगा, अपने हिसाब से आप अपने टीचर से या किसी से पूछेगा और कोशिश करिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो। लेकिन मेरे ओपिनियन से, मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको थ्योरी समझाई उस थ्योरी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, टर्मिनल पोटेंशियल सही है। और अगर मैंने इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया या मैंने जो समझाया वो आपको गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि मैंने कहां पर गलती की। क्योंकि बहुत सारे लोग सर्वे के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बता रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने इस पर आपको इतना टाइम दिया। इसका डेफिनेशन तक मैंने लिखा कि डेफिनेशन क्या होता है टर्मिनल पोटेंशियल का, क्या होता है डेफिनेशन? करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर इलेक्ट्रोड से करंट निकल रहा है
तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। और अगर करंट नहीं निकल रहा है तो हम इसके टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल को हम ईएमएफ बोलते हैं। और यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ इसने मेंशन कर दिया है कि सेल, यहां पर सेल से जो सर्किट बना हुआ है वो सर्किट क्लोज्ड है। और आप जरा देखिए बेटा, अगर सर्किट क्लोज है तो जरूर यहां से करंट ड्रॉन हो रही, करंट यहां से निकल रही है। अगर सर्किट क्लोज ना होती तो करंट यहां पर ना निकलता। तो सर्किट क्लोज है तो करंट यहां से निकल रहा है, इसका मतलब सेल करंट को हमेशा यहां से निकाल रहा है। अब किसी को भेज रहा है, ये उसके लिए सोर्स होगा, ये सेल उसके लिए सोर्स होगा उस अप्लायंस के लिए। तो यहां पर जब करंट निकल रहा है तो पोटेंशियल अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, वो टर्मिनल पोटेंशियल। इट्स माय व्यू। अब आपका क्या व्यू है वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग वो ए होगा। और बहुत से लोग सर्वे में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोल रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ए है, मैं ए को वोट देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। 11 क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आइस मेल्ट होगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेगा और टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, या एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एनर्जी इज रिलीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज, एनर्जी इज एब्जॉर्ब एंड टेम्परेचर इज इंक्रीज। देखो होता क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारे पास क्या है? आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसका मास मान लो m है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस वाटर बन जा रहा है, क्योंकि मेल्ट हो रहा है ना, मेल्ट हो रहा है, और यहां पर इसका मास मान लो m है। तो आप देख रहे हैं कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बनता है तो टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। लेकिन यहां पर स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट यहां पर आइस का मतलब होता है सॉलिड और वाटर का मतलब होता है लिक्विड। तो देख रहे हैं आप, सॉलिड से लिक्विड बन गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और अब देख रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना है, आइस वाटर हो गया, यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया। एक चीज और बताऊं आपको, एक चीज और बताना है आपको कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ड्यूरिंग मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इतना बन रहा है। इसका एक एनामोलस बिहेवियर भी आप देख लें। आइस वाटर जो बनता है, तो यहां पर हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, और वो है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर आता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो होता क्या है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है, ये मिनिमम हो जाता है। और 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देख रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज होती है। वॉल्यूम क्या होती है? डिक्रीज होती है। 4 के बाद वॉल्यूम इंक्रीज होता है। इसका मतलब यहां पर यह हो गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम टेम्परेचर देखें और इधर हम डेंसिटी देखें, तो हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखते हैं कि डेंसिटी क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। तो डेंसिटी जब मैक्सिमम होती है, डेंसिटी मैक्सिमम होती है जिस टाइम पर, उस टाइम पर वॉल्यूम क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। जहां पर वॉल्यूम मिनिमम हो रहा है वहां पर डेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। और जहां डेंसिटी देखो, अब देखो यहां पर वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डेंसिटी मिनिमम है। तो धीरे धीरे आप देखिए 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाते हैं तो डेंसिटी मैक्स होती है, वॉल्यूम घटता है। जिस टाइम पर यहां पर देखो 0 से 0 की बात करें, 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, तो आइस जो होता है ना, यहां पर एक चीज और बता दूं, पूरा इंफॉर्मेशन का हमें काम लगेगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का हमारे पास क्या है? वाटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या है? वाटर है। और अगर ये आइस बन गया, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस अगर बन गया, तो वाटर से आइस बनता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? एक्सपैंड हो जाता है। वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, और वॉल्यूम एक्सपैंड होता है तो इसका मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, या कह सकते हैं कि यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है। सारा इंफॉर्मेशन आपको देंगे, जो जरूरत लगेगा हम उसको यूज कर लेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने की वजह से इसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है बेटे? डिक्रीज हो जाती है। धीरे धीरे हमारा क्वेश्चन का आंसर मिला है, डेंसिटी की डिक्रीज हो जाती है। अब सोचिए जरा इसी का उल्टा, यहां पर जब आइस हमारा क्या बन जाए, हमारा आइस जो है
वो वाटर बन जाए। तो इसी डिफरेंस को जैसे यहां यूज किया वैसे यहां यूज करें कि अब वाटर बन रहा है तो वॉल्यूम हमारा यहां एक्सपैंड किया था। अब यहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। और आइस मेल्ट कब होता है, जब इसको क्या होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ये मेल्ट होगा। क्या होगा, ये मेल्ट होगा और वाटर बनेगा और इसका वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आप देखें एनर्जी इज रिलीज्ड। हाँ, एक चीज और बता दें, जब वाटर आइस बनता है तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। क्या होती है, एनर्जी रिलीज्ड होती है। और जब हमारा आइस जो है वाटर बनता है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो कह रहा है कि हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस जो है ना मेल्ट होकर वाटर बन रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो यहां पर नई एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट तो होता है, टेम्परेचर तो भैया कांस्टेंट है ही है दोनों में, 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों में ही है। एनर्जी रिलीज, हाँ इतनी बात सही है, एनर्जी रिलीज होती है नहीं, एनर्जी क्या हो, एब्जॉर्ब हो जाती है, एनर्जी एब्जॉर्ब, हाँ ये बात सही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाता है। टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, हाँ टेम्परेचर भी तो कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आगे पढ़ लेते हैं, एनर्जी इज रिलीज्ड, नहीं एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। एनर्जी रिलीज इसमें होती है, एनर्जी रिलीज इसमें होता है जब वाटर से आइस बनता है। यहाँ तो आइस से वाटर बन रहा है ना, तो आइस से वाटर बन रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। और कह रहा है टेम्परेचर डिक्रीज, नहीं टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट होता है। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, हाँ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है टेम्परेचर इज इंक्रीज, ना टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये वाला भी सही गलत हो गया। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से पूरा आपको आना चाहिए कि अब किसी भी तरीके का क्वेश्चन दे तो आप उसमें फंसे ना, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें और किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, हम डायरेक्ट देखकर भी सही कर लेंगे, लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। वो कॉन्सेप्ट अगर आएगा तो आप बहुत आसानी से इसको आंसर कर देंगे। तो क्या है कॉन्सेप्ट वो देखते हैं। जैसे आपके पास जो लेंस है 10th स्टैंडर्ड पर वो कॉनकेव भी है और कॉन्वेक्स भी है। तो दोनों लेंस है। तो मैं कॉन्वेक्स लेंस के पास प्रॉपर्टी होती है कुछ, उस प्रॉपर्टी को पहले एक्सप्लेन करता हूं फिर आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से ऐसे बनता है। ये लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। और ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। तो इन्फिनिटी पर होने की वजह से जो लाइट ऐसे आती है वो कहां पर फोकस हो जाती है, वो फोकस पर फोकस हो जाती है ऐसे। ये केस नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट का इमेज कैसे बना, वो डिमिनिश्ड बना। कैसे बना बेटा, वो डिमिनिश्ड बना। कैसे बना, रियल हो गया, डिमिनिश्ड हो गया। और एक चीज और होता है, रियल डिमिनिश्ड, और जो रियल होता है ना वो इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड इमेज हो गया। समझ में आ रही बात। और u इज इक्वल टू इन्फिनिटी है और v इज इक्वल टू देखो क्या है, f है, और जो कि पॉजिटिव साइन के साथ है। अगर हम m की बात करें, मैग्निफिकेशन की बात करें, तो m इज इक्वल टू होता है v बाई यू होता है। और v की वैल्यू f के इक्वल हो गया, जो बहुत छोटी वैल्यू है और पॉजिटिव है। u की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, f या v कुछ भी रखिए। और इन्फिनिटी का मतलब 1/0 और ये 0/1 और ये कितना हो गया, 0 हो गया। m की वैल्यू मैग्निफिकेशन क्या आई, 0 आई। या कह सकते हैं कि हाईली डिमिनिश्ड हो गई। क्या हो गया, ये हाईली डिमिनिश्ड हो गए। हम ये सब 0 का मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम कुछ हो ही नहीं रहा है, दिख रहा है लेकिन बहुत छोटा इमेज दिख रहा है जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। ठीक है। दूसरा केस की अगर हम बात करें, सेकंड केस की बात करें, तो अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो है बहुत दूर, लेकिन इसका अगर ये फोकस है और ये 2f है तो इसके बाहर रखा है। यहां से जो ऐसे चलेगा ना ये लाइन, वो तो फोकस से होकर जाएगा क्योंकि ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन जो ऐसे ऑप्टिकल सेंटर से होकर आएगा कहीं ना कहीं तो इसको काटेगा, कहीं ना कहीं इसको काट देगा। काटेगा तो ये 2f है, 2f2 हो गया।
और ये F2 हो गया, और यहाँ पर ये F1 हो गया, ये F1 हो गया, तो बीच में कहीं मिल रहा है, ऐसे कहीं पर मिल रहा है इसका इमेज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देख लो इन्वर्टेड तो है, उल्टा है ना, ये इमेज इन्वर्टेड है। और यहाँ पर थोड़ा सा मुझको ऐसे बनाना चाहिए, थोड़ा सा ये कुछ इस तरीके से, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी है, ये ऑब्जेक्ट से छोटा भी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना सब कुछ। बहुत छोटा मैंने ही लिख दिया, बड़ा लिखूंगा। इन्वर्टेड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है। और क्या है ये देखो रियल है कि नहीं है, ये रियल है। क्या है ये? रियल है। इस कंडीशन में देखो कि आपका जो u है ना वो बड़ा है f से, u क्या है? बड़ा है f से, और यहाँ पर u जो है वो बहुत बड़ा है f से, और f से भी बड़ा है, और 2f से भी बड़ा है, और f से भी बड़ा है। ठीक है बेटा, और f से तो बहुत बड़ा है, f से तो बहुत बड़ा है। और u कैसा है? नेगेटिव है। u कैसा है? नेगेटिव है। यहां पर बात करें तो अब देखो कि v आपका है वो f2 से तो बड़ा है, लेकिन v जो है ना f2 से 2f2 से तो छोटा है, और v जो है वो पॉजिटिव है। v क्या है? पॉजिटिव है। यहां पर देख लो v राइट हैंड साइड में बन रहा है। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें बेटा तो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? v बाई यू होता है, और v की वैल्यू अगर हम रखें तो पॉजिटिव के साथ, और u की वैल्यू रखें तो नेगेटिव के साथ। आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव में आया। क्या आ गया? नेगेटिव में आ गया। तो इसका मतलब ये है, अच्छा यहां पर मैंने साइन नहीं रखा था, ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहां से भी आपको पता चल रहा होगा कि जीरो के आगे नेगेटिव लगाने का कोई मतलब तो है नहीं, तो जीरो। तो जो मैग्निफिकेशन m है वो जो नेगेटिव है वो रियल है, जो नेगेटिव है वो क्या है? रियल है। समझ में आ रही बात ना? क्या है? रियल है। तो m यहां पर कैसे आया? नेगेटिव आया। हम यहां पर समझ गए कि इमेज कैसे मिला? रियल है। इसीलिए लेंस में जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, और उसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाता है? नेगेटिव आता है। अब यहां पर थर्ड वाला ऑप्शन देखें, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या हो जाएगा? दिख रहा है थर्ड वाले। ये क्वेश्चन तो हम बहुत झटके में आंसर दे सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे ये m इज लेस देन 1 आएगा। यही वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहां पर देखो क्या होगा कि अब की बार यहां पर ऑब्जेक्ट क्या था कि 2f से दूर रखा था, अब 2f पर ही रख दो। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस एट अ पॉइंट 2f1। तो 2f1 पर रखें, अगर हम यहीं पर रख दें ऐसे, ये f है और ये 2f है, 2f1 है, इसी पर ऑब्जेक्ट रख दिया। तो ऑब्जेक्ट इसी पर रख दिया तो ये तो फोकस से होकर चला जाएगा, और एक ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाएं तो ऐसे कुछ होकर जाएगा। हम देख रहे हैं कि 2f पर ही इमेज बन जा रहा है, 2f2 पर ही इमेज बन जाएगा, ये f2 हो जाएगा। और एक चीज और देखेंगे कि सेम साइज का अब की बार बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड तो रहेगा ही रहेगा, इन्वर्टेड है ही है। देखो ये ऊपर है तो ये ऊपर है, तो ये वाला नीचे है, इन्वर्टेड है, और रियल है। अपीयर टू मेट की कंडीशन नहीं है, रियल है। अब रियल है तो फिर आपको सारा वो डेटा आना चाहिए जिस डेटा पर हम बात करने वाले हैं। यहां पर u जो है वो 2f के 1 के बराबर है, और नेगेटिव भी है। और u एक चीज और है, बड़ा है किससे? f1 से बड़ा है। u अभी भी f1 से बड़ा है और नेगेटिव है। यहां पर बात करें तो v जो है ना वो v जो है वो बड़ा है, v जो है बेटा क्या है? बड़ा है f2 से, लेकिन v जो है 2f2 से के बराबर है, लेकिन कैसे है? पॉजिटिव है। कैसे है बेटा? पॉजिटिव है। ये सारा डेटा आपको आना चाहिए। अब आप इसका अगर मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें, इसका मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करें तो m इक्वल टू माइनस हो जाएगा u, ये वाला u बाई v बाई u होता है, v बाई u होता है, तो v के अच्छा यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिख दिया? ये पॉजिटिव है ना, ये राइट हैंड साइड बन रहा है ना, तो v तो पॉजिटिव है लेकिन u तो नेगेटिव है, माइनस नेगेटिव है, तो m की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। अब नेगेटिव आ भी गई, और आप एक चीज देखिए, दोनों इक्वल हैं, 2f बराबर डिस्टेंस पर हैं, तो m की वैल्यू -1 आ गई। इसी कंडीशन में -1 होता है, इसी कंडीशन में -1 होता है बेटा। ठीक है, तीसरी कंडीशन देख लें, कंडीशन नंबर 3 देखो क्या है। पूरा आपको 6-7 केस जो है वो पूरा अच्छे समझाएंगे, फिर इसका आंसर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना रह जाए कि क्या चीज है ये। ठीक है,
दूसरी चीज क्या है कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी तक 2f पर था ना, हम इसको ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि उठाते हैं और यहां कहीं रखते हैं, 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं, जो चौथा केस बनेगा, फिर f पर रखेंगे जो पांचवा केस बनेगा, ठीक है बेटा, और f और पोल के बीच में कहीं पर रखेंगे जो छठा केस बनेगा। तो 2f के बाद 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं कहीं पर। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है वो क्या है कि 2f1 और f1 के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखेंगे तो ये फोकस से होकर चला जाएगा, और जो एक ऑप्टिकल सेंटर से होकर गया है, जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर ऐसे गया है, ये ऐसे, वो ऐसे चला जाएगा, कहीं पर इसको काटेगा। तो मेरा सही से बन नहीं पाया, ये ऐसे और ऐसे, यहाँ कहीं पर ऐसे काटेगा, तो ये 2f2 हो जाएगा, ये f2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आप कि u जो है अभी भी नेगेटिव तो है, और u जो है अभी भी बड़ा है f1 से, लेकिन u जो है वो छोटा है 2f2 से, f1 से। देखो यहाँ पर है ये f2f1 है, 2f1 से तो ये छोटा है ना, u यही तो होता है, u यही तो होता है, तो u छोटा है लेकिन f1 से अभी भी बड़ा है। यहाँ पर v की बात करें तो v पॉजिटिव तो है, और v जो है वो f2 से तो बड़ा है, लेकिन v जो है अब की बार 2f2 से भी बड़ा है, इससे तो बहुत बड़ा है और इससे बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो ये वाली केस भी आ गई, ये केस आ गया। इसका मतलब अगर हम मैग्निफिकेशन देखें तो v/u होता है पॉजिटिव में, और v की वैल्यू रखें तो 2f2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू रखें या इसकी वैल्यू रखें तो कितना आ जाएगा, तो छोटा है u 2f1, और 2f1 छोटा है से u छोटा है, यानी कि हमें u ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर u ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पर v रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? v रखना पड़ेगा, और ये माइनस के साथ, ये प्लस के साथ। और u देखो बहुत v बड़ा है 2f2 से, और ये भी बड़ा है, और अगर ये बाई कॉन्वेक्स होगा तो ये दोनों f1 और f2 इक्वल होंगे। इसका मतलब v बहुत बड़ा है, u छोटा है, और नेगेटिव में बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? क्या हो रहा है? नेगेटिव में बढ़ रहा है, नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो नेगेटिव में बढ़ रहा है v/u। तो अब आप यहाँ पर एक चीज देखें, अब इमेज बड़ा तो हो रहा है, इमेज क्या हो रहा है? बड़ा तो हो रहा है। बड़ा होने का मतलब ग्रेटर देन u, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा तो हो रहा है, और इन्वर्टेड भी है। उल्टा है कि नहीं है बेटा? इन्वर्टेड भी है। और क्या हो रहा है? इन्वर्टेड भी है और रियल है। कैसा है? रियल है। और m की वैल्यू कैसे आ रही है? नेगेटिव आ रही है। m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट। और फोर्थ पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको? फोर्थ पॉइंट आपको दिखा रहा है कि अब की बार हमने कहां पर रखा है? ये हमने अब की बार f1 पर ही रख दिया, तो ऐसे जो चला है वो तो फोकस होकर चला आएगा, और जो ऑप्टिकल सेंटर से आया है वो ऐसे बिल्कुल पैरेलली चला जाएगा। पैरेलल लाइट कहीं पर एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं। तो अब आपको पता चल गया होगा कि u अब की बार f1 है और यहां कहीं पर 2f1 है, तो u अब की बार छोटा है 2f1 से। और अब की बार यहां पर है क्या चीज कि v जो है वो पॉजिटिव तो है और u यहां पर नेगेटिव है। v पॉजिटिव तो है, v अब की बार f1 से भी बड़ा है, f1 से भी बड़ा है, और f2 से भी बहुत बड़ा है, 2f2 से भी बहुत बड़ा है। f1 नहीं होगा, f2 होगा इधर। और कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव है। और आप ऐसे देखें कि इमेज जो पैरेलल लाइट कहां पर जाके मिलती है? इन्फिनिटी पर मिलती है। तो इमेज कैसे बनेगा? तो लार्ज तो है, इन्वर्टेड तो है, और रियल भी है। क्या है? रियल है। लार्ज का मतलब हाईली मैग्नीफाइड बेटा, ये भी आपको याद रखना होगा। हाईली मैग्नीफाइड, लार्ज का मतलब हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनेगा ये, हाईली मैग्नीफाइड होगा ये। यहां पर ऐसा केस देखने को मिला। और m अगर कैलकुलेट करें इसका, तो m इक्वल टू क्या होता है? v/u। और v बहुत बड़ा है, v बहुत ही बड़ा है, और u यहां पर क्या है? छोटा है। तो फिर आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव तो नेगेटिव है, ये m की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव जहां जहां पर आ रहा है वहां पर इमेज रियल बन रहा है। नेगेटिव जहां जहां पर आ रहा है इमेज कैसे बन रहा है? रियल। नेगेटिव जहां जहां पर आ रहा है रियल। यहां पर कंक्लूजन लिख लें कि m अगर नेगेटिव होगा तो इमेज रियल होगा, और कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। बाकी हाँ, ये आप देख रहे हैं हाईली मैग्नीफाइड, फिर थोड़ा सा बड़ा हुआ, सेम साइज, थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सेम साइज का हुआ,
फिर बहुत बड़ा हुआ, बहुत बड़ा होता चला गया, तो कंक्लूजन हम लिखते चल रहे हैं। नेक्स्ट लास्ट केस इसका हम बताएंगे आपको कि इमेज अब की बार फोकस और पोल के बीच में हो गए, वो ऑब्जेक्ट हो गया, फोकस और पोल के बीच में ही हो गया। तो जो ऐसे है, जो लाइट ऐसे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो तो फोकस से होकर चली गई, लेकिन जो यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से होकर आई है वो कुछ जाके क्या हुआ है, ऐसे बाहर जाके ऐसे फैल गई, ऐसे। तो इसको हमने एक्सटेंड किया तो कहीं जाकर यहां कहीं पर मिल गया, यहां कहीं पर मिल गया, यहां कहीं पर मिल गया, ये। तो आप देख रहे हैं कि ये तो अपीयर टू मीट की कंडीशन है, ये डॉट लाइन हमको ड्रॉ करना पड़ गया ना। क्या हो गया, ये अपीयर टू मीट हो गया, अपीयर टू मीट का मतलब हो गया इमेज वर्चुअल हो गया। कैसे हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। और आप देख लें प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है तो इरेक्ट हो गया ये, और थोड़ा सा लार्ज भी है। कैसा है, लार्ज भी है, ऑब्जेक्ट्स के रेस्पेक्ट में थोड़ा लार्ज है। अब आप देख लें कि U भी नेगेटिव, B भी नेगेटिव, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, मैग्निफिकेशन माइनस V बाई U माइनस प्लस में आ जाएगा, यानी कि जो M होगा वो पॉजिटिव आ गया है, M जो होगा वो क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया। और U आपका छोटा है, V बड़ा है, U बड़ा है, देखो U बड़ा है और V बड़ा है और U छोटा है, यही तो है V, ये V है और ये कितना है, ये U है, दिख रहा है ना। ये सब थोड़ा सा इसमें बहुत ज्यादा लिख रहा हूं ना, तो V बड़ा है, U छोटा है, तो ये M की वैल्यू जो है ना, अगर वर्चुअल की कंडीशन में है तो एक से तो बड़ा हो ही गया, एक से बड़ा हो गया। तो अगर M की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन से में, ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, M की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा। तो ये 6 केसेस से हमको इतना कंक्लूजन लिखा मिला, लेकिन इस कंक्लूजन को हम चाहते तो याद करके भी डायरेक्ट ऐसे लिख सकते थे, लेकिन मेरा एम था कि मैं आपको ये समझाऊं कि कॉन्वेक्स लेंस में M नेगेटिव होगा तो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, और M पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और M की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी आएगी। M की जो वैल्यू होगी इस वाले केस में वो 1 से बड़ी आएगी। इस वाले केस में आप देख रहे हैं कि 1 से छोटी आ रही है, 1 से छोटी आ रही है। क्या हो रही है, 1 से छोटी आ रही है। तो दोनों केस हो रहे हैं, लेकिन अभी हमें आंसर नहीं देना है, अभी और धैर्य रखो और कुछ सीख लो। इसको पूरा मिटाना पड़ेगा, मिटाने के बाद हम अभी तक कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे थे, अब कॉनकेव की कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं। आगे कॉनकेव है, तो कॉनकेव कुछ इस तरीके से होता है इसका ये। तो इस पर अगर हम ऐसे रेज लेकर आते हैं तो ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो ये रेज को ऐसे डाइवर्ज करेगा। हमें इसको मीट कराना होगा किसी एक पॉइंट पर, तो हमने मीट कराया। ये अपीयर टू मीट की कंडीशन है, जो कि फोकस पर आके मीट कर गया, और फोकस पर आके मीट कर गया। इधर F1 होता है, इधर F2 होता है। ये पैरेलल रेज आई थी यहां पर कहीं पर ऐसे। और अगर एक दो केस और बना लें, एक केस और बना लें कि एक इन्फिनिटी पर लिया, एक फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं और ऐसे लेकर जाते हैं, तो इस तरीके से ऐसे, तो ऐसे यहां पर ये बेंड कर देता है, और एक इसके ऑप्टिकल सेंटर से लेकर जाते हैं तो कुछ ऐसे यहां पर ऐसे फोकस और पोल यहां कहीं पर। तो हर एक केस में कुछ ऐसे ही मिलता है। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो सब ये होगा, यू होगा, यू एफ के इक्वल हो जाएगा और दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहाँ पर ये वाली कंडीशन को हम वी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वी कहते हैं। तो वी हो जाएगा, ये भी नेगेटिव होगा, और वी जो है वो यू से छोटा है, वी जो है यू से छोटा है। और यहाँ पर आप अगर मैग्निफिकेशन, हाँ एक चीज और देखें आप, ये यहाँ पर कैसा है, ये ऑब्जेक्ट इरेक्ट है, इमेज इरेक्ट है, कैसा है, थोड़ा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा भी है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, इरेक्ट है, और कैसा है, और कैसा है जी,
वर्चुअल है। कैसा है? वर्चुअल है। यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर भी वर्चुअल है। और कैसा है? हाईली डिमिनिश्ड है। कैसा है? यहां पर हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। और कैसा है? यहां पर वर्चुअल इरेक्ट और कैसा है? इरेक्ट होता है। वर्चुअल है और इरेक्ट है, ये इरेक्ट है। तो दो चाहूं तो एक केस और 2F पर करके देख लूं, लेकिन हर जगह पर यही केस आता है। तो आप यहां पर देखें कि u हमारा यहां पर m इज इक्वल टू कैलकुलेट करें तो v बाई यू होता है। और u देख लो आप जरा, u नेगेटिव में है, u नेगेटिव में है। और v आप देखो तो नेगेटिव में है लेकिन बड़ा है। u नेगेटिव में है तो लेकिन बड़ा है, नेगेटिव है लेकिन कैसा है? बड़ा है। तो कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई यू, और v जो है वो u से छोटा है। तो क्या आ जाएगा? 1 से m की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से कम आ जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा? m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी ना, देखो u छोटा है ना, m की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी इस कंडीशन में। यहां पर भी आप देखें तो u हमारा इंफिनिटी है, u इंफिनिटी है, v हमारा f2 के इक्वल है। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस वी अपान माइनस यू, और माइनस v की जगह पर क्या हो जाएगा? f2, जो कि हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। और v की वैल्यू इंफिनिटी, और इंफिनिटी की मतलब कितना हो जाएगा कि v अपान 1 बाई 0, तो 1 बाई 0। m की वैल्यू 0 का मतलब हो गया कि 1 से छोटी ही आ रही है। m की वैल्यू यहां भी 1 से छोटा ही आ रहा है। अब आपका आंसर ही सेट हो गया, आंसर सेट हो गया। और एक चीज आपने देखा कि वर्चुअल है, ये क्या है? ये भी केस वर्चुअल है और ये भी केस वर्चुअल है, इसमें रियल है ही नहीं, रियल वाली कंडीशन इसमें मौजूद ही नहीं है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाय अ कॉनकेव लेंस, और हमने कॉनकेव ही तो लिया है, ये कॉनकेव ही तो लिया है। और कॉनकेव में दोनों में क्या मिल रहा है? देखो m इज लेस देन 1, m इज लेस देन 1। ऑप्शन हमारा ये वाला करेक्ट हो गया। और अगर ये कॉनकेव ना कहकर कॉन्वेक्स कहता तो ये दोनों केस भी हमने उधर 6 केस लिखकर स्टडी कर लिए थे कि कैसे किस तरीके से है। देखो m लेस देन 1 तो आ रहा है लेकिन रियल हो जा रहा है, और रियल की कंडीशन में तब आ रही है जब ये कॉन्वेक्स लेंस है, और इसने तो कॉनकेव को बोला, तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इतनी देर से मैं 15 मिनट से एक ऑप्शनल के छोटे से क्वेश्चन को इतनी देर से मैं किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस आपको ये बताना था कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्टिव लेवल। डिस्क्रिप्टिव लेवल के बेसिस पर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमें डिस्क्रिप्टिव में आपको पूरा लेवल समझाया, और लेवल से कंक्लूजन जो निकाला, कंक्लूजन साइड में लिखा, यहां से कंक्लूजन निकाला और उसको साइड में लिखा। अपने आप आपको समझ में आ गया कि मेरा ये वाला जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही है। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन तो छोटा ही था, उसमें ज्यादा से ज्यादा 10-15 सेकंड लगते सॉल्व करने में। A radioactive element is placed in an evacuated chamber, then the rate of radioactive decay will be। रेडियोएक्टिव डिके बेटा आप जानते हैं क्या है? रेडियोएक्टिव डिके जो ऐसे मटेरियल जिनमें से स्वतः ही अपने आप क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा ये इमिट होते रहते हैं, ऐसे मटेरियल को रेडियोएक्टिव डिके बोलते हैं। और ये रेडियोएक्टिव डिके एक ऐसा अनकंट्रोल्ड है जिसको किसी भी प्रोसेस से हम रोक नहीं सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, इन सारे रिएक्शन को हम बना सकते हैं, चला सकते हैं, रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन रेडियोएक्टिव डिके में किसी भी तरीके से हम इस रिएक्शन को या इस ऐसे मटेरियल की डिके को रोक नहीं सकते हैं, वो अपने आप नेचर में अकर होता है। और एक बात और बता दें, चाहे उसको वैक्यूम में रखें, चाहे वो इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखें, कहीं पर भी किसी भी तरीके से उसको रोक नहीं सकते, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इन सब चीजों का। और दूसरी चीज आपको एक बात और बता दें, सराउंडिंग का भी इफेक्ट उस पर कुछ नहीं होता है। सराउंडिंग में भी रखें तो भी आपकी मतलब है कि हम कहीं पर रख दें तो ज्यादा उसमें सल्फा बीटा गामा रिजेक्ट होने लगे, या कहीं पर ऐसे जगह रखें कि रुक जाए ना हो, तो सराउंडिंग से उसका कोई मतलब होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा रिमेन्स अनचेंज होगा। क्या होगा? रिमेन्स अनचेंज होगा। रेडियोएक्टिव डिके जब किसी एलिमेंट में हो रहा हो तो इवैक्यूएटेड चैम्बर में रखने से उसके रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रेडियोएक्टिव डिके पर ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है, रिमेन्स अनचेंज होता है। जिस रेशियो से वो हो रहा होता है उसी रेशियो से होता रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सराउंडिंग पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो रिमेन्स अनचेंज हो जाएगा। और आप यहां पर हमने इसी चीज को लिख भी दिया कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन विल बी रिमेन्स अनचेंज डिसइंटीग्रेशन, क्योंकि न्यूक्लियर फेनोमेना एंड डज
न्यूक्लियर फेनोमेना एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड नहीं करता है ये। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा। क्वेश्चन 14 क्या है? द ग्राफ गिवन बिलो shows that energy supplied against the change in the temperature। कह रहा है कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है जिसके अगेंस्ट हमने क्या किया है, हीट एनर्जी को सप्लाई कर दी है। और कह रहा है व्हेन नो एनर्जी इज लॉस्ट, और कोई एनर्जी लॉस्ट नहीं हो रही है टू द सराउंडिंग, द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव कह रहा है क्या देगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देगा, लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन देगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देगा, हीट कैपेसिटी देगा। तो इस ऑप्शन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है। क्या कह रहा है कि हीट एनर्जी को सपोज कर लेते हैं हम Q से लिखते हैं। कह रहा है हीट एनर्जी हम अगेंस्ट द टेम्परेचर यहां पर दे रहा है, चेंज हो रहा है टेम्परेचर, और ये स्ट्रेट लाइन है। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। इसका मतलब हमारा जो Q है वो डायरेक्टली चेंज हो रहा होगा चेंज इन टेम्परेचर, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर। ये चेंज इन टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली ये डिपेंड कर रहा होगा, ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ये। क्यू बढ़ा तो डेल टी यानी चेंज इन टेम्परेचर बढ़ा, क्यू घटा तो चेंज इन टेम्परेचर घटा, ये जीरो तो ये जीरो, ये जीरो तो ये जीरो, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हो गया। अब बात करते हैं आगे। अगर ये इस तरीके से है तो प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाओ और एक कांस्टेंट लो, मान लो वो सी डैश है, तो आप देखोगे टी डैश हो गया। सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन डेल टी। सी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन डेल टी हो जाएगा, और क्यू इक्वल टू सी डैश इंटू डेल टी हो गया। अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या चीज है। अगर हम देखें कि ये एनर्जी है, यानी कि कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, और ये चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, इन टेम्परेचर है। तो आप यहां जरा से देखें कि ये किस चीज का फार्मूला बन रहा है, किस चीज का फार्मूला बन रहा है? ये फार्मूला बन रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। किसका बन रहा है ये स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक का नहीं बन रहा है, हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन रहा है। किसका बन रहा है? ये हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन रहा है। ये किसका बन रहा है? हीट कैपेसिटी का फार्मूला बन रहा है। और हीट कैपेसिटी किसके बराबर होता है? ये mc के बराबर होता है। m क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी होता है, मास ऑफ द बॉडी होता है। और c क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है। अब आपको पता चल गया होगा कि सी डैश इक्वल टू mc भी होता है और q अपॉन डेल टी भी होता है। और यहीं से अगर आप देखें तो mc इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल टी, और यहीं से देखें तो Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी भी होता है। ये फार्मूला आपको मिला होगा। तो एक और कंट्राडिक्शन है इस क्वेश्चन में, और क्या कंट्राडिक्शन है कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत सारे कह सकते हैं कि सॉल्व करने वाले, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले जो टीचर्स हैं, या जो एक सर्वे लिया जाता है उस सर्वे के अकॉर्डिंग, तो कई लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर बता रहे हैं, उस क्वेश्चन का आंसर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द माय व्यू ये हीट है, और ये हीट इन्वेस्ट हो रहा है चेंज इन टेम्परेचर में। हीट और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मास कांस्टेंट है कि नहीं, ये मास के बारे में कहीं अगर ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, कहीं लिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब इनके और इनके बीच का ही रिलेशन हमको बताना है। तो इनके और इनके बीच का रिलेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से ही होगा, और सी डैश इक्वल टू ये बनेगा। अगर यहां पर कह देता कि मास इज आल्सो कांस्टेंट, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट यहां पर ये Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, तो हम यहां पर C इज इक्वल टू क्यू अपॉन m डेल्टा टी लिख लेते, ये हम लिख लेते। लेकिन m के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है, तब उस कंडीशन में ये वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाता। लेकिन अभी जिस तरीके से सिनेरियो है, उस सिनेरियो को अगर हम देखें तो ये ऑप्शन बता रहा है कि हीट कैपेसिटी वाला ऑप्शन ही सही है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही है, और मेरे अकॉर्डिंग तो हीट कैपेसिटी ही आएगा, क्योंकि जिस तरीके से डेटा दिया गया उस डेटा को यूज करें तो हीट कैपेसिटी ही करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या सही होगा। बेटी क्वेश्चन लास्ट वाला है 15, ऑप्शन में ऑप्शनल का लास्ट क्वेश्चन है 15। A block of glass is pushed into the path of light as shown below.
देन द कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स विल, अब ये कन्वर्जिंग पॉइंट एक्स किधर आएगा, इधर आएगा कि उधर जाएगा। कह रहा है कि मूव अवे फ्रॉम द स्लैब, दूर चला जाएगा, मूव अप टूवर्ड्स द स्लैब, पास आ जाएगा, या नॉट शिफ्टेड, या मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट राइट साइड ऑफ द लेंस। क्या होगा ये पता नहीं। चलो देखते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं। लेंस को वहीं का वहीं बनाते हैं। लेंस यही, जैसे ये है, ये लेंस वहीं पर वही वाला लेंस है, पूरा केस वैसे जैसे पहले है उसी तरीके से हम बनाएंगे। और लाइट आ रही है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये लाइट आ रही है और ये लाइट आ रही है, दो लाइट आ गई है। और ये लाइट जब आई तो यहां पर इसका कन्वर्जन होना चाहिए था, यहां पर इसका कन्वर्जन होना चाहिए था, और लेंस भी मैंने उसी पोजीशन पर बना रखी है और वही लाइट भी आ रही है। और हम इसके रास्ते में स्लैब रख देते हैं। स्लैब भी ये कुछ, ये हमने स्लैब रख दिया, ये स्लैब रख दिया, हमने स्लैब रख दिया, ये स्लैब रख दिया। अब जो लाइट, देखो बेटे ध्यान से, जो लाइट यहां पर कन्वर्ट हो रही है वो लाइट होगी क्या, ये लाइट आएगी पहले, देखो पहले ये ऐसे आएगी लाइट, ये ऐसे लाइट आई, और ये लाइट कुछ इस तरीके से ऐसे आई। तो आपको पता है नॉर्मल ड्रॉ करना होगा, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ होगा तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया, ये नॉर्मल ड्रॉ हो गया। आपको पता है यहां पर एयर है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट आएगी तो नॉर्मल से थोड़ा सा पास आ जाएगा, नॉर्मल की थोड़ा सा क्या हो जाएगी, लाइट पास आ जाएगी, नॉर्मल की थोड़ा सा पास हो जाएगी। तो जो लाइट ऐसे जाना चाहिए था जिस लाइट को, वो लाइट थोड़ा सा इसके नॉर्मल की ओर आएगी तो ऐसे हो जाएगी, मेरा डायग्राम कुछ ऐसे नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी। और ये भी नॉर्मल की ओर थोड़ा सा, जिस लाइट को ऐसे जाना चाहिए था वो लाइट थोड़ा नॉर्मल की ओर ऐसे चली जाएगी थोड़ा सा। और फिर एक क्या बनेगा, एक फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, फिर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप, ये नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा, ये नॉर्मल ड्रॉ हो जाएगा। अब आप देखें कि ये लाइट जब ना ये डेंसर से रेयर में जाएगी, डेंसर से कहां जाएगी, रेयर में जाएगी, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हट जाएगी लाइट, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा, तो यहां कहीं पर आके मिलेगा, यहां कहीं पर आके मिलेगा। आप स्केल लेंगे तो थोड़ा ठीक बन पाएगा, मेरा थोड़ा सा तिरछा बन रहा है, या मैं इसी को अभी आपको बना के दिखा दूंगा। और यहां पर लाइट आएगी तो फिर नॉर्मल से दूर हटने के चक्कर में यहां कहीं पर बनेगी लाइट। तो आप देख रहे थे जिस लाइट को यहां पड़ना चाहिए था वो थोड़ा सा इधर हो गया, तो मूव्स क्या हो जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम द स्लैब हो जाएगा, मूव्स अवे फ्रॉम द स्लैब हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा ढंग से बनाकर दिखा ही देता हूं आपको, ये पूरा मिटाकर। स्लैब से दूर चली गई है लाइट, मैं आपको बनाकर दिखा देता हूं, ये बनाकर दिखाता हूं। ये मेरे पास एक लेंस है, ये लेंस है, और ये लाइट ऐसे आई है और ये लाइट ऐसे आई है, ये लाइट ऐसे आई, और ये लाइट मेरा यहां पर इससे कन्वर्ज होकर ऐसे कुछ आई थी। स्लैब रख दिया हमने, क्या कर दिया, स्लैब रख दिया। अब स्लैब रखेंगे तो होगा क्या कि ये लाइट ऐसे ही होगी, ये ऐसे, मान लो हमने बड़ा बना दिया है। अब ये स्लैब लाइट ऐसे आई है, ये लाइट है, उस वाले में बहुत ज्यादा छोटा फिगर था तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ये लाइट ऐसे आ गई, ये लाइट ऐसे आ गई, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है। अब रेयर टू डेंसर जाएगा तो लाइट थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हटेगी, थोड़ी सी क्या हो जाएगी, हट जाएगी, ये थोड़ी सी ये लाइट हट गई, और हट नहीं गई मतलब नॉर्मल की ओर बेंड हो गई, नॉर्मल की ओर क्या हो गई, ये मुड़ गई थोड़ी सी। ये भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल की ओर थोड़ा सा, यही तो है नॉर्मल N2, और ये नॉर्मल क्या है N1, नॉर्मल की ओर मुड़ गई।
क्योंकि रेयर टू डेंसर जाता है तो नॉर्मल की ओर लाइट बेंड हो जाती है। अब फिर क्या हो जाएगी, ये ऐसे, ये और यहां पर ऐसे बन गया। अब क्या होगा, रेयर डेंसर टू रेयर जा रही है लाइट, तो नॉर्मल से दूर हटेगी, तो नॉर्मल से दूर हटेगी तो ये लाइट क्या हो जाएगी, जिसको ऐसे जाना था तो ये कुछ अब ऐसे चली जाएगी। और यहां पर देखो ये लाइट को कुछ ऐसे आना था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हटके कुछ ऐसे आ जाएगी। ठीक है बेटा, नॉर्मल से दूर हटकर, तो क्या हो गया, अबे फ्रॉम द हो गया कि नहीं हो गया, अबे मूव अबे फ्रॉम द स्लैब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, नॉर्मल से दूर हटेगा तो यहाँ कहीं हो जाएगा, क्योंकि इस लाइट का रास्ता ये था, ये थोड़ा सा ऐसे डाइवेट हुआ, थोड़ा सा यहाँ और डाइवेट हुआ, तो आप देख रहे होंगे कि ये थोड़ा सा इस तरीके से मिलेगा। तो इसमें जो सही होगा वो अबे फ्रॉम द स्लैब होगा। आप पेंसिल से और ये सब चीजों से स्केल से मिलाएंगे तो कुछ आपको और क्लियर विजन मिलेगा, लेकिन कुछ इस तरीके से ही फेनोमेना होगा यहाँ पर। तो आपकी जो आईसीएससी का जो ये पेपर था, फिजिक्स साइंस पेपर फर्स्ट जो था, इसमें जितने भी 15 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो मैंने सॉल्व करवा दिया। इसको ये जो 15 ऑप्शनल क्वेश्चन है इसको मैं वीडियो नंबर फर्स्ट कर दूंगा, और बाकी जो सेक्शन ए का जो अब 1 मार्क के बचे हुए हैं, बी वाला जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो बी बचा हुआ है, तो उसको भी मैं सेक्शन दूसरे लेक्चर में कवर करूंगा, और ऐसे ऐसे 2-3 लेक्चर में इस पूरे पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा। वैसे तो एक ही लेक्चर में पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव लेवल के ऊपर समझा भी रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो की लेंथ बड़ी भी हो जाएगी। और इसमें आपको लेकिन ये है कि उस ऑप्शन से जुड़े हुए जितने भी नॉलेज है वो सब मिल जाएंगे, और फिर उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका करेक्ट ही हो जाएगा। और वैसे अगर 15 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो 15 क्वेश्चन का मतलब 15 मिनट बस, और कुछ नहीं है। जो ये वीडियो 1-1.5 घंटा जाता है लेंथ, तो उसका कोई मतलब नहीं हो पाएगा 15 क्वेश्चन। तो फिर ऐसा होगा कि फिर जितने क्वेश्चन उतने ही नॉलेज आपके पास हो पाएगा, फिर और ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगा। फिर उससे हट के थोड़ा सा और क्वेश्चन अलग आ गया तो आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक ही ऑप्शन से जुड़े हुए जितने भी नॉलेज हैं, अगर वो सब इसी एक ही वीडियो में आपको डिलीवर हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको पसंद आया होगा। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।